आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस और स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड को किस तरह से बनाते हैं और उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इन अ सिंपल लैंग्वेज। फंड का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। एंड फ्लो का मतलब क्या होता है? चेंज। तो ठीक है, जो स्टेटमेंट है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है उसके बारे में हमें बताती है। मेनली इस टॉपिक में हम 3 चीज़ें कवर करते हैं। सबसे पहले आता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। दूसरा हम निकालते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, आप इसको FFO भी बोल सकते हो। ये कैश फ्लो की तरह ही होता है, सेम जैसे हम कैश फ्लो में जो आइटम्स को पोस्ट करते थे उसी तरह से इसमें पोस्ट करके हम फंड फ्रॉम ऑपरेशंस को कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट को फंड फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन होती है, बस आपने उसमें से आइटम्स को निकाल कर अकाउंट्स में पोस्ट करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें आपको ये फॉर्मेट दिखाया गया है। ठीक है, इसमें 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट में हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, सेकंड में आ जाता है प्रीवियस ईयर, थर्ड में आता है करंट ईयर, फोर्थ में आ जाता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड लास्ट वन 5th वन में आता है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं? करंट एसेट। ठीक है, जितनी भी आइटम जो करंट एसेट की होती है जैसे स्टॉक हो गया, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इनकम ड्यूज बट नॉट रिसीव्ड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें क्या है हम करंट एसेट की हेडिंग में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में हम सारी जो करंट लाइबिलिटी की जो आइटम्स होती हैं उनको पोस्ट करते हैं, लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 पोस्ट कर देते हैं। तो इन द प्रीवियस ईयर में हमें क्या, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में हम क्या लिखते हैं जो हमें बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से चेक करना होता है कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डिफरेंस से ही हम इम्पैक्ट देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल पर क्या होता है। वर्किंग कैपिटल पर उनका जो एसेट अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसमें उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरह से हम करंट लाइबिलिटी का चेक करते हैं, उसका जो डिफरेंस आता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को माइनस करने से, तो उसका इम्पैक्ट जो है वर्किंग कैपिटल और वर्क पे क्या पड़ता है, वो इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है जो वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट होती हैं उनका जो रिलेशन होता है वो हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। मीन्स कि अगर आपकी जो करंट एसेट है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी इंक्रीज होगी। मीन्स जो डिफरेंस आएगा तो वो हमारा इंक्रीज साइड पे ही हम उसको पोस्ट करेंगे। और अगर हमारी करंट एसेट जो है डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट का। और अगर इसी तरह से जो करंट लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी हमारी? डिक्रीज़ होगी। इसका जो रिलेशन होता है वो ऑपोजिट होता है, इसको हम इन्वर्स रिलेशन भी बोलते हैं कि अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट जाता है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने जो आइटम्स है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कैसे करना है और उनका इफेक्ट कैसे चेक करना है। चलिए अब हम एक सम सॉल्व करते हैं जिससे आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी 2 ईयर्स की। आपने उसकी जो आइटम्स होती हैं जस्ट उसको पिक करके
स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डालना होता है। सबसे पहली स्टेटमेंट आपकी होती है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल कब बनाएंगे, आपको फॉर्मेट मैंने बता दिया था, ठीक है। अब उस फॉर्मेट में हमने जस्ट ये जो आइटम्स होती हैं उनको पिक करके यहाँ पे डालना है। फर्स्ट हमारी कैटेगरी होती है करंट एसेट। करंट एसेट में आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, इस बैलेंस शीट में से आप पिक करोगे। पहली है हमारे पास इन्वेंट्री को आप स्टॉक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का हमें 40,000 गिवन है और प्रेजेंट ईयर का हमें 60,000 गिवन है। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का हम डिफरेंस देखेंगे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 का, ठीक है। तो ये जो इन्वेंट्री है वो 20,000 से इंक्रीज़ हुई है, तो हम इसको इंक्रीज साइड डालेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सन्डे डेटर। 1,60,000 के हैं प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के कितने हैं 1,68,000। तो अब फिर से हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे। जब डिफरेंस आएगा तो वो क्या है 8,000। वो क्या, अब ये क्या है, जो सन्डे डेटर है वो भी 8,000 से बढ़ रहे हैं, तो 8,000 कहाँ पे हम पोस्ट करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो हम इंक्रीज साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है कैश, थर्ड है कैश। तो कैश कितना है प्रीवियस ईयर का 32,000 और करंट ईयर का कितना है 58,800। तो अगेन ये जो कैश है वो भी हमारा बड़ा है, वो कितने से इंक्रीज़ हुआ है 26,800 से। तो यहाँ पे जो मेरे तीनों आइटम्स थी इस क्वेश्चन में, वो सारी की सारी जो करंट एसेट है वो सारी की सारी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो हमने उसको इंक्रीज़ कॉलम में क्यों लिखा है, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि जो करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल जो होती है उसका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। कि अगर हमारी करंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे हमारी जो करंट एसेट है वो इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसको इंक्रीज साइड ही लिखेंगे। तो अगर हमारी करंट एसेट या कोई जो डिक्रीज़ होती तो हम उसका जो आंसर जो डिफरेंस आता वो कहाँ लिखते, डिक्रीज साइड में, ठीक है। उसके बाद हम करंट एसेट का टोटल करेंगे दोनों ईयर्स का, करंट और प्रीवियस ईयर का। देन हम मूव करेंगे करंट लाइबिलिटी पे। क्वेश्चन में आपको करंट लाइबिलिटी ढूंढनी है और यहाँ पोस्ट करनी है। मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे है कॉरपोरेशन टैक्सेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का कितना है 40,000 और करंट का कितना है 56,000। तो ये 16,000 से क्या है 2005 में ये बढ़ रही है लाइबिलिटी। तो ये बढ़ रही हैं, इट मीन्स ये किस साइड पोस्ट होगी, डिक्रीज साइड। क्यों डिक्रीज साइड पोस्ट की है, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है करंट लाइबिलिटी का वर्किंग कैपिटल के साथ वो होता है इन्वर्स रिलेशन, ओपोजिट जाती हैं जी, ठीक है। अगर हमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगी, अगर हमारी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगी, ओपोजिट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स। करंट ईयर के मेरे पास 1,68,000 और प्रीवियस के हैं 1,40,000। अब हम इनमें से डिफरेंस देखेंगे फिर से। अब यहाँ पे हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, कितने से इंक्रीज़ हो रही है 28,000 से, बट जो इंक्रीज़ वाला अमाउंट है वो हम कहाँ लिखेंगे, डिक्रीज़ वाली साइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी का टोटल करेंगे। अब जो हमने आंसर सर्च करना है, ठीक है, वो हम क्या है दो वे से कर सकते हैं। एक तो आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा सकते हो, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। जैसे यहाँ पे हमारा टोटल ऊपर वाला करंट ईयर में से करंट ईयर को माइनस कर देना है, ठीक है। तो करंट प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर का A माइनस B से। सेकेंड वे है आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कॉलम में से आपका टोटलिंग करके आप उसमें से डिफरेंस चेक कर सकते हो। अगर तो आपका डिफरेंस डिक्रीज साइड आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या है, इसका मतलब क्या है, जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर यही डिफरेंस हमारा इंक्रीज साइड आता तो फिर हमारा आंसर क्या आना था, नेट डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10,800 डिफरेंस आ रहा है वो हम दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो करंट एसेट में से डायरेक्ट करंट लाइबिलिटी का जो टोटल है, टोटल में से टोटल को माइनस कर दो, या फिर इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल का जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का टोटल है उसमें से आप उसको चेक कर लो, तो आंसर आपका सेम आएगा। बस ये चेक करना है कि वो नेट इंक्रीज़ में आ रहा है कि डिक्रीज़ में आ रहा है। सेकेंड होता है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट में कैलकुलेट करने के लिए, वो होती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही ईजी होता है। जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसमें अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऐड कर देते हैं, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचता है, जो बैलेंस आता है वो क्या हो जाता है, हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव में आता है तो फिर ये हमारा क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। और अगर ये चीज़ हमारा जो डिफरेंस है जो माइनस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, और इसको हम एक अकाउंट की फॉर्म में, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसकी फॉर्म में भी बना सकते हो।
तो अब हमारे सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर हम बोल सकते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जो क्वेश्चन है वही सेम चल रहा है, उसमें से हम क्या है कि अब जो चीज़ें हमने वर्किंग कैपिटल में नहीं डाली थी वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो ठीक है, नेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का आपको मैंने परफॉर्मा भी दिखा दिया था। अब इसमें हम क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस क्वेश्चन में से। एक तो है हमारे पास टू ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व का आपने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे लिखना है। मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, रिज़र्व थे मेरे पास 28,000 के प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में है हमारे 32,800। तो मेरे पास डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 4,800 का। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फॉर्मेशन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन मुझे नीचे क्वेश्चन में गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4,000 मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगी 4,000। और दूसरी डेप्रिसिएशन मेरे पास मशीनरी की है वो है 60,000, वो भी मैं यहाँ पोस्ट करूँगी। ठीक है, हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना होता है 72,000, वो हम हमेशा डेबिट साइड से लिखते हैं। और हमारा कैरी डाउन जो होता है वो 92,000 है, वो मैं डेबिट साइड लास्ट में लिखूँगी। फिर उसके बाद मैं इसकी बैलेंसिंग करूँगी। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो मेरे पास टोटल आ रहा है 88,800। वो मेरा आंसर क्या होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर तो मेरा आंसर ये क्रेडिट साइड आया है, ठीक है, मेरी जो क्रेडिट साइड है वो लेस साइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर ये मेरा बैलेंस जो डेबिट साइड आता तो फिर ये मेरा आंसर बन जाना था लॉस्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये था हमारे सेकंड स्टेटमेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हैं तो पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते और वो हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता। और उसमें जो चीज़ें हमने यहाँ पे अकाउंट में डेबिट की हैं वो सारी की सारी वहाँ पर प्लस कर देंगे, और जो हमने क्रेडिट की हैं उनको हम माइनस कर देंगे। फिर हम उसकी टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर तो पॉजिटिव में आता है तो फिर हमारा आंसर क्या है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर वो हमारा आंसर क्या होगा लॉस्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड स्टेटमेंट। हमारी थर्ड स्टेटमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सोर्सेज एंड सेकंड होती है एप्लीकेशन। जो सोर्सेज होते हैं उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। जो डेबिट साइड आती हैं उसका मतलब होता है कि हमें इनकम कहाँ से हो रही है, हमारे पास पैसा जो है कहाँ से आ रहा है। और जो एप्लीकेशन होती है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा जो पैसा है वो गया कहाँ, हमने कहाँ पे उसको यूज़ किया। तो जैसे डेबिट साइड यहाँ पे आपको परफॉर्मा में मैं आपको दिखा रही हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लोन इंक्रीज़ किया है, ठीक है, या फिर कोई एसेट जो है अपने सेल की है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पैसा है कहीं ना कहीं से इस फॉर्म में हमारे पास पैसा जो है आ रहा है। और दूसरी साइड एप्लीकेशन वाली साइड देखिए, जैसे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स हैं या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं, कोई डेब्ट है जो वापस किया है, या कोई जो लोन है उसको हमने डिक्रीज़ कर दिया है, कोई डिविडेंड पे किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पैसा है वो जा रहा है। तो ये सारी आइटम्स हम अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से लिख लेंगे। अगर तो जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारा आंसर सेकंड स्टेटमेंट जो हमने की थी फंड फ्रॉम ऑपरेशन वाले, उसमें से अगर आपका जो आंसर था फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था तो वो हम यहाँ पे डेबिट साइड मतलब कि सोर्स वाली साइड उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे पोस्ट करेंगे। और अगर आपका आंसर सेकंड स्टेटमेंट में लॉस्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था तो इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इसके बाद लास्ट में हम जब सारी आइटम्स पोस्ट हो जाती हैं उसके बाद हम क्या करते हैं टोटलिंग करते हैं। अगर हमारा सोर्सेज का टोटल ज़्यादा होता है तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा वो हमारा क्या होगा इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। ये हमारी जो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल है इट मीन्स ये हमारी क्या है बैलेंसिंग फिगर है। और अगर एप्लीकेशन साइड का जो टोटल है सोर्सेज से ज़्यादा आता है तो जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स तो हमारा जो टोटल है लास्ट में क्या है ये टैली हो जाए। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बनाना बहुत ही इजी है। इसमें हमारी दो साइड्स होती हैं, फर्स्ट है सोर्सेज एंड सेकंड है एप्लीकेशन। हम सेम वही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। जो चीज़ें हमने वर्किंग कैपिटल में और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं डाली थी वो सारी की सारी अब यहाँ पे पोस्ट होंगी।
प्रोफॉर्मा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सोर्सेज साइड हम क्या लिखते हैं, जो जहाँ से हमें पैसा रिसीव होता है, जहाँ से हमें इनकम होती है। तो कौन कौन सी चीज़ों से हमें इनकम हो रही है चेक करते हैं क्वेश्चन में। इशू ऑफ इक्विटी शेयर है, ठीक है, 80,000 के। अब मैंने 80,000 के लिखा है, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, प्रीवियस और करंट ईयर का जो डिफरेंस होता है आप वो लिखोगे। 2,40,000 मेरा प्रीवियस ईयर का था और करंट ईयर का है 3,20,000। अब इनको माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रिसीट ऑफ शेयर प्रीमियम, उसका मेरा डिफरेंस आ रहा है 4,000। इशू ऑफ 8% डिबेंचर, उसका 120, वो मैं यहाँ पे पोस्ट डेबिट साइड करूँगी, सोर्स साइड। सेल ऑफ फर्नीचर भी मैं 2,000 यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। और जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमने सेकेंड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाला था, वो यहाँ पे हम यहाँ पोस्ट कर देंगे। वो मेरा था 88,800, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एप्लीकेशन वाली साइड। एप्लीकेशन वाली साइड के लिए हमें क्या है कि अब हमें यहाँ पे मैंने परचेज़ ऑफ बिल्डिंग लिखा है 1,44,000, परचेज़ ऑफ मशीनरी है 1,40,000, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे पास कहाँ से आई, इन चीज़ों के लिए बनाने के लिए हमें क्या है, छोटे छोटे जो अकाउंट्स हैं वो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इनकी एडजस्टमेंट भी थी, क्योंकि इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगी थी। अब हमने इससे चेक करना है कि हमें ये जो एसेट है उनको बेचने से हमने उसको बेचा है या उसको ख़रीदा है, ठीक है, हमने परचेज़ किया है, सेल किया है। तो वो चीज़ हमने निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट में क्या है कि डेबिट साइड हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका क्रेडिट साइड लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो फिर हम इसका डिफरेंस देख लेंगे। जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर अगर तो डेबिट साइड आ रही है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अमाउंट जो मेरा था परचेज़ वाला, इसलिए परचेज़ का अमाउंट आ रहा, मेरा आंसर आ रहा था, तो मैंने इसको एप्लीकेशन वाली साइड डाल दिया फंड फ्लो स्टेटमेंट में। और नेक्स्ट अकाउंट मैंने बनाया है मशीनरी अकाउंट का। यहाँ पे देखो मशीनरी अकाउंट भी सेम वैसे ही बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है और बैलेंस कैरी डाउन है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी थी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी मैंने क्रेडिट साइड डाल दिया। फिर हमने इसकी टोटलिंग की है। टोटलिंग में फिर से मेरे जो पास जो आंसर आया वो परचेज साइड आया, परचेज आया, वो किस साइड है, डेबिट साइड। तो ये 1,40,000 वो भी मैंने कहाँ पोस्ट कर दिया, परचेज़ वाली साइड, परचेज़ है तो एप्लीकेशन वाली साइड में पोस्ट कर दिया। थर्ड अकाउंट बना है फर्नीचर अकाउंट का, क्योंकि इस पे भी हमें डेप्रिसिएशन थी, अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो हमें अकाउंट बना के उसकी एग्जैक्ट फिगर निकालनी पड़ेगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास गिवन था 1,20,000, ठीक है। कैरी डाउन हमारे पास है 6,000 का, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी 4,000, वो भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद ये मेरा कैश आया है कैश सेल। कैश सेल मतलब ये हमारा डिफरेंस जो आया है वो क्रेडिट साइड आया। अगर क्रेडिट साइड आता है तो हम एसेट के जो होती हैं वो उसको सेल की फॉर्म में लिखते हैं कि अब हमें इसकी सेल हुई है, तो इसको मैं फंड फ्लो में कहाँ बढ़ा लूँगी, डेबिट साइड, ऑपोजिट साइड जाता है, ठीक है। तो फिर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें सारी आइटम जो हमने पोस्ट कर दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी टोटलिंग करेंगे। ये जो नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आया है, ये आपका शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के सेम आंसर होता है। ये नहीं है कि हमने इसको उठाकर वहाँ से भी पोस्ट कर देना। कई बार तो वैसे हमें यही सिखाया जाता है कि वहाँ से उठा के सेम लिख दो, बट यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है, ठीक है। अगर तो ये हमारी क्रेडिट साइड आती है तो फिर हम इसको लिखते हैं नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। अगर हमारा जो डिफरेंस आता है क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड आ गया तो ये हो जाएगा। अगर हमारा डिफरेंस आता है डेबिट साइड मतलब सोर्सेस वाली साइड, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। तो जो नेट डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो हमारी शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला जो है चेंजेस वाला, उसके सेम आंसर होता है, ठीक है। कई बार हम उसको उठा के लिख भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका लास्ट में जो आंसर होता है वो टैली हो जाता है, ये आपके लिए इजी हो जाता है। आप वहाँ से उठाकर भी लिख सकते हो। वैसे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जब जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो भी यही आएगा, नेट इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल और नेट डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल। तो ये था आपका चैप्टर फंड फ्लो